अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। बेटा जो मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन दिए हुए थे 50 करने हैं, आपने ईमानदारी से ये 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 50 के जो भी आंसर होंगे आप कमेंट में लाजमी लिखेंगे। हर बच्चा अपने नेम के साथ लिखेगा कि जितने भी उसने स्कोर किए हैं। 50 क्वेश्चंस करेंगे, आप इसे ख़ुद आंसर में साथ के साथ बताती जाऊँगी, लेकिन 5 सेकंड में आपको सोचने के दूँगी, तो आपने लिखते जाना कितने गलत क्वेश्चन हुए हैं, कितने आपके ठीक थे। ये टेस्ट भी होगा, आपने अपने जितने भी राइट आंसर होंगे कमेंट में लाजमी लिखने और बड़ी ईमानदारी से लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। द स्टडी ऑफ मिडवाइफरी एग्जिस्ट फ्रॉम। जो मिडवाइफरी की स्टडी है कब से इसका आगाज़ हुआ। ए ऑप्शन है 500 BC, बी ऑप्शन है 500 BC, सी ऑप्शन है 5000 BC, डी ऑप्शन है 2500 BC। आपकी जो बुक से मैंने लिए थे उसमें कहीं पे 3 ऑप्शन थे, कहीं 4 थे, कहीं 5 थे, तो मैंने एक स्टैंडर्ड बना के 4 ऑप्शन सबके रखे हैं। करेक्ट आंसर आपने इसमें से देखना है कि कौन सा है। 5 सेकेंड है, आप आंसर गेस करेंगे। करेक्ट आंसर है आपके पास 500 BC। मिडवाइफरी डेट बैक्स टू एंशियंट सिविलाइजेशन विद डॉक्यूमेंटेड प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड 5000 BC। आपकी ये जो मिडवाइफरी की प्रैक्टिस हुई है स्टार्ट, ये आपकी जाती है एंशियंट टाइम पे, जो आपकी सिविलाइजेशन के दौर थे, स्पेशली ये जो आपकी इंडस सिविलाइजेशन थी उस दौर तक ट्रेस बैक किया जा सकता है। और जो डॉक्यूमेंटेड यानी जहाँ पे लिखनी हुई चीज़ें भी आपको आने लग गई थी, पेपर्स के फॉर्म में भी फॉर्मेट जो स्टार्ट हुआ था वो अराउंड 5000 बिफोर क्राइस्ट का जो पीरियड है तब से स्टार्ट हुआ हुआ, यानी इतनी पुरानी आपकी मिडवाइफरी की जो है पूरी ब्रांच है। तो याद रखना है 5000 BC से ये चीज़ आगाज़ की हुई है और इसका प्रैक्टिसेस जो थी डॉक्यूमेंटेड स्टार्ट हो गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस साइंटिस्ट डिस्कस द इसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ द मिडवाइफ। इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने डिस्कस की थी इसेंशियल क्वालिटीज़ मिडवाइफ की। ये कौन सा, ये साइंटिस्ट इन चारों में से कौन सा है जिसने इनलिस्ट किया था, बताया था कि ये क्वालिटी मिडवाइफ में होनी चाहिए। ए हिपोक्रेटिस, बी अरिस्टोटल, सी मनरोकर या डी गैलन। करेक्ट आंसर आपके पास ए हिपोक्रेटिस। हिपोक्रेटिस जिसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, उसने एम्फेसाइज की थी क्वालिटीज़ नेसेसरी फॉर कॉम्पिटेंट मिडवाइफ। जो आपकी बेहतरीन मिडवाइफ होनी चाहिए उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए थी, उसको किसने ज़्यादा जोर दिया था, वो आपके हिपोक्रेटिस ने दिया था। ये आपने याद रखना है। तो आंसर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सोरेनस स्पेशलाइज्ड बुक ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी वाज यूज्ड फॉर। जो सोरेनस था एक आपका साइंटिस्ट, उसकी जो स्पेशलाइज्ड बुक थी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी की, वो कितना अरसा इस्तेमाल हुई है। वाज यूज्ड फॉर ए 3000 ईयर्स, बी 1500 ईयर्स, सी 500 ईयर्स, डी 2000 ईयर्स। 3000 साल तक इस्तेमाल हुई है, 1500 साल तक, 500 या 2000। इसका करेक्ट आंसर आप गेस करेंगे। करेक्ट आंसर है आपके पास बी 1500 ईयर्स। सोरेनस राइटिंग्स इन्फ्लुएंस्ड मेडिकल नॉलेज ऑन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी फॉर ओवर 1500। 1500 साल तक इसकी सोरेनस की जो राइटिंग्स थी उसने बड़ा इन्फ्लुएंस किया है मेडिकल नॉलेज को, और उसने ज़्यादा बार किस पे की, ऑब्स्टेट्रिक्स पे और गायनेकोलॉजी पे। कितना अरसा तक इसकी किताब असर करती रही हैं, इसकी जो भी इसकी राइटिंग्स थी वो इन्फ्लुएंस की हैं, वो 1500 ईयर्स तक करती रही हैं या 15 से भी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फ्रॉम दिस पीरियड द अनट्रेन मिडवाइफ कंट्रोल्स द प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी। अब कौन सा ये टाइम पीरियड था जो नीचे 4 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, जिसमें अनट्रेन जो मिडवाइफ थी कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी। जो अनट्रेन यानी कि जो घर में आपकी जो दाइयाँ थीं या जिनके पास बिल्कुल कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो कंट्रोल करती रही हैं मिडवाइफरी की प्रैक्टिस उनके हाथों में थी। वो कौन सा टाइम पीरियड है। ए 5th to 15th सेंचुरी यानी 5 से 15 सेंचुरी, बी 10th to 15th सेंचुरी, सी 1 to 15th सेंचुरी या डी 12 to 16th सेंचुरी। करेक्ट आंसर है आपके पास सी 1 to 15th सेंचुरी। अनट्रेन यानी कि पहली से 5वीं सदी तक जो सेंचुरी आपकी आई थी तब तक आपकी अनट्रेन मिडवाइफ्स जो थी वो सारा कुछ मतलब वो मिडवाइफरी की ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करती रही हैं, वो ट्रेन नहीं थी। अनट्रेन मिडवाइफ्स वर द प्राइमरी बर्थ अटेंडेंस फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज अंटिल फॉर्मल ट्रेनिंग इमर्ज। जब तक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं आई तो आपके जो अनट्रेन मिडवाइफ्स थी यानी जिनके पास कोई नॉलेज नहीं था, 1 to 15 सेंचुरी का ये टाइम पीरियड था, तब तक वही प्रैक्टिस करती रही। कौन? अनट्रेन मिडवाइफ्स जिनके पास कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं था।
आपको पिक्चर्स भी उसकी देख सकती हैं कि खुद ही वो अपनी तरीके से जो उन्हें समझ आता था वो करते थे, अनट्रेन्ड मिडवाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 5, ही मेड द ड्राइंग्स ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस। प्रेग्नेंट यूट्रस की जो ड्राइंग थी वो किसने पहली बार बनाई थी? हिपोक्रेटिस, लियोनार्डो डा विंसी, बी है, सी सोरेनस या डी गैलन। करेक्ट आंसर है आपके पास बी, लियोनार्डो डा विंसी। डा विंसी एनाटॉमिकल ड्राइंग इंक्लूडिंग दोज ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस पर हाईली डिटेल्ड एंड रिवोल्यूशनरी। इसने जो यूट्रस की बनाई थी डायग्राम वो काफ़ी डिटेल भी थी और रिवोल्यूशनरी भी थी, काफ़ी इनकलाबी थी, क्योंकि इसके बाद मेडिकल में और ये स्पेशली ऑब्स्टेट्रिक्स में काफ़ी चेंजेस और काफ़ी स्टडी देखने को मिली। तो बी ऑप्शन याद रखना है कि लियोनार्डो डा विंसी ने ये आपकी एनाटॉमिकल जो डायग्राम थी यूट्रस की वो ड्रॉ की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ही वॉज द फर्स्ट टू डिलीवर अ वुमेन इन बेड इंस्टेड ऑफ द बर्थिंग स्टूल। अच्छा, इनमें से अब ये पूछा गया, 4 आपको नीचे नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन था जिसने फर्स्ट टाइम वुमेन को बेड पे डिलीवर किया था इंस्टेड ऑफ बर्थिंग स्टूल। बर्थिंग जो स्टूल इससे पहले थे, मतलब जहाँ पे बच्चा पैदा किया जाता था जो स्टूल से, उसकी बजाय बेड पे डिलीवर किया था, वो कौन सा पहला आदमी था? ए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है सेमलवीज, बी चैम्बरलैन, सी एम्ब्रॉयस पेरे या डी विलियम स्मेली। करेक्ट आंसर है आपके पास बी चैम्बरलेन। पीटर चैम्बरलेन इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ डिलीवरिंग वुमेन इन बेड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बर्थिंग स्टूल। उसने पहली बार क्या किया था कि वुमेन को बेड पे डिलीवरी स्टार्ट करवाई थी, ना कि बर्थिंग स्टूल पे। बर्थिंग स्टूल की मैं आपको पिक्चर दिखाऊं कि इस तरीके से पहले डिलीवरी होती थी, इस तरह के स्टूल्स इस्तेमाल होते थे, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम क्या किया था, बेड का इस्तेमाल किया था। चैम्बरलेन का नाम याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7, ही रोट द फर्स्ट बुक फॉर द इटालियन मिडवाइफ। फर्स्ट बुक जो लिखी गई थी इटालियन मिडवाइफ के लिए वो किसने लिखी थी? ए लूसिस सीजार, बी लुइस ये जो आपका 14 है, सी चैम्बरलेन, डी एम्ब्रॉयस पेरे। करेक्ट आंसर है आपके पास सी शैम्बरलेन। शैम्बरलेन डॉक्यूमेंटेड मिडवाइफरी प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूटिंग टू ऑब्स्टेट्रिक नॉलेज इन इटली। जो इटालियन मिडवाइफ्स के लिए बुक लिखी गई थी वो शैम्बरलेन ने लिखी थी। इसने डॉक्यूमेंट किया था सारा कुछ प्रैक्टिस जो मिडवाइफ की होनी चाहिए, और इसने ऑब्स्टेट्रिक नॉलेज को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया था, क्योंकि इसके बाद स्टडीज़ जो थी काफ़ी आसान हो गई थी मिडवाइफ के लिए। ये फर्स्ट बुक की आपको पिक्चर भी दिख रही है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, शैम्बरलेन डिज़ाइन ए ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स, बी ओवम फोर्सेप्स, सी स्पॉन्ज होल्डिंग्स फोर्सेप्स, डी यूट्रेन चुरैट। आप क्यूरैट भी पढ़ सकते हैं, चुरैट भी पढ़ सकते हैं इसको। करेक्ट आंसर है आपके पास ए ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स इसने बनाए थे। शैम्बरलेन इन्वेंटेड ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स टू एड इन डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, कि अगर कोई मुश्किल चाइल्ड बर्थ है तो उसकी हेल्प के लिए इसने क्या बनाए थे? ऑब्स्टेट्रिक फोर्सेप्स बनाए थे। आपने याद रखना है, इसकी कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। फर्स्ट मिडवाइफ की इसने वो भी बना कर दी है आपको, जो इटालियन मिडवाइफ्स के लिए बुक इसने लिख कर दी है। इसने फोर्सेप्स बनाए हैं। इसके अलावा इसने जो डिलीवरी थी वो बेड पर भी करवाई हैं इंस्टेड ऑफ स्टूल्स। तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ईयर ऑब्स्टेट्रिक केयर बिगेन टू मूव आउट ऑफ होम इनटू द हॉस्पिटल। कौन सा साल था जब जो ऑब्स्टेट्रिक केयर थी, यानी जो प्रेगनेंसी के दौरान केयर हो रही थी, वो अब हॉस्पिटल से बाहर, मतलब कि हॉस्पिटल की तरफ चली गई, घरों से बाहर आ गई? वो कौन सा टाइम पीरियड था, वो कौन सी ईयर में ये काम स्टार्ट हुआ कि अब हॉस्पिटल का रुख लोग करने लगे थे? ए बाय 1930, बी बाय 1920, सी बाय 1940 या डी बाय 1950। करेक्ट आंसर है आपके पास बी बाय 1920। बाय 1920 मेडिकल एडवांसमेंट लेड टू शिफ्ट फ्रॉम होम बर्थ टू हॉस्पिटल डिलीवरीज। जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट हुई उससे क्या हुआ, अब शिफ्ट हो गई आपकी होम बर्थ को हॉस्पिटल डिलीवरीज की तरफ ले गए। अब होम डिलीवरीज नहीं होती थी, अब घर के में डिलीवरी नहीं हो रही थी, बल्कि हॉस्पिटल डिलीवरीज होना स्टार्ट हो गई। या पिक्चर्स भी दे सकती हैं उसी एरा की। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर रूमिंग इन कंसेप्ट वो डिवाइज्ड। किस ईयर में रूमिंग इन कंसेप्ट को निकाला गया, यानी कि जो पेशेंट है आपकी, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर स्टे कर सकती है, कब ये डिवाइस किया गया? ए बाय 1960, बी बाय 1950, सी बाय 1940 या डी बाय 1970।
करेक्ट आंसर है आपके पास सी। बाय 1940 द रूमिंग इन कंसेप्ट अलाइंग मदर्स टू स्टे विद न्यूबॉर्न्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940s कि अपने न्यूबॉर्न के साथ वो स्टे कर सकें। ये रूमिंग इन कंसेप्ट कब आया था? 1940s में आया था। ये आपने याद रखना है। ये आपको यहाँ पे पिक्चर्स पे दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस इज, जो यूट्रस की मेजरमेंट है वो क्या है? ए ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है आपके पास बी 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर। लेंथ 7.5 सेंटीमीटर होती है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो यूट्रस की है वो 2.5 सेंटीमीटर है। ये पिक्चर में भी आप चेक कर सकते हैं। लेंथ याद रखना है 7.5 है, विड्थ 5 है और थिकनेस जो है वो आपकी 2.5 है। क्वेश्चन नंबर 12 पेल्विस विद हार्ट शेप्ड ब्रिम इज, जिसकी बाउंड्री हार्ट शेप्ड होती है पेल्विस की, वो क्या कहलाता है? ए गायनाकॉइड, बी एंड्रॉइड, सी एंथ्रोपॉइड या डी प्लेटिपेलॉइड। अभी पिक्चर से अगर आपको अंदाज़ा हो सके कि हार्ट शेप किसकी है। करेक्ट आंसर है आपके पास बी एंड्रॉइड। द एंड्रॉइड पेल्विस हैज़ हार्ट शेप इनलेट कॉमनली सीन इन मेल्स एंड सम फीमेल्स। कुछ फीमेल्स में भी होता है लेकिन ज़्यादातर ये मेल्स में पाया जाता है। जिन फीमेल्स में होगा उनकी नॉर्मल डिलीवरी में मसला आता है। ये आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द पार्ट ऑफ ईस्कियम दैट डिटर्मिन्स द स्टेशन ऑफ द फीटल हेड इज, वो पार्ट्स ईस्कियम का जहाँ से पता लगता है कि जो हेड का स्टेशन है, फीटल हेड का जो डिटर्मिन करके देता है, उसे क्या कहते हैं? ए ईस्कियल ट्यूबरोसिटीज़, बी ईस्कियल स्पाइन, सी एसेटाबुलम, डी इलियम। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इस टाइम पे एमसीक्यूज़ मैंने स्टूडेंट्स को जिम्मे लगाए थे करने के लिए। अगर आपने किए तो आपको आंसर आता होगा। साथ के साथ इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ और साथ के साथ समझने की भी कोशिश करें कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि ये कंसेप्ट भी आपका बिल्डअप हो। करेक्ट आंसर है आपका बी ईस्कियल स्पाइन। ईस्कियल स्पाइन का रेफरेंस होता है जहाँ से फीटल डिसेंट ड्यूरिंग ईस्कियल स्पाइन, इस एरिया को कहते हैं। और यहीं से आपको पता है नीचे क्या होगा, बेबी यहीं से नीचे आएगा। तो आपने याद रखना है जो क्वेश्चन है कि ईस्कियम का वो कौन सा पार्ट जो डिटर्मिन करता है फीटल हेड, मतलब वो वाला स्टेशन जो डिटर्मिन करेगा फीटल हेड की, डिटर्मिन द स्टेशन ऑफ फीटल हेड, तो वो ईस्कियल स्पाइन है। और वो कौन सा है? वो ये वाला एरिया है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 अ थिन लेयर पेरिटोनियम दैट प्रोटेक्ट्स द यूट्रस इज, एक थिन लेयर होती है पेरिटोनियम की जो प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को, क्या कहलाती है? ए पेरीमेट्रियम, बी पैरामेट्रियम, सी एंडोमेट्रियम या डी एक्टोमेट्रियम। करेक्ट आंसर है आपके पास ए पेरीमेट्रियम। द पेरीमेट्रियम इज द आउटर मोस्ट सीरस लेयर दैट कवर्स द यूट्रस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को पेरीमेट्रियम कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम है, फिर बीच में मायोमेट्रियम है और आखिर में जो आपको दिखती है वो पेरीमेट्रियम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 15 टू असेस द साइज ऑफ पेल्विस वी मैयर द, साइज पेल्विस का मैयर करने के लिए हम क्या चीज़ मैयर करते हैं? ए एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, बी ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट, सी डायगोनल कॉन्जुगेट, डी ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ कैविटी। करेक्ट आंसर आपका बी है, ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट को आप मैयर करते हैं। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फीटल हेड मस्ट पास थ्रू, इससे लाजमी फीटल हेड पास करना ज़रूरी है। ये मैं आपको पिक्चर में दिखा सकूं कि किस तरीके से ये मैयर किया जा रहा है। ये डायगोनल कॉन्जुगेट मैयर किया, मैं तीनों में डिफरेंस भी आपको बताऊँगी कि आपके ये ऑब्स्टेट्रिकल में, डायगोनल में और एक आपका एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट भी, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। एनाटॉमिकल जो है वो ट्रू आपका कहा जाता है, लेकिन एनाटॉमिकल आप मैयर नहीं कर सकते, इसलिए आप ऑब्स्टेट्रिकल और डायगोनल कॉन्जुगेट को मैयर करते हैं। सबसे पहले आप ऑब्स्टेट्रिकल जो कॉन्जुगेट है उसको देखेंगे।
यहाँ देखिए ऑब्स्टेट्रिकल कॉन्जुगेट और डायगोनल कॉन्जुगेट में आपको कितना फ़र्क दिख रहा है। ये आपके पीछे से किस कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट है, आपने भी ये याद रखना। लास्ट तक मैं इसको याद करवा दूँगी। ये कॉन्जुगेट डायमीटर आपको दिख रहा होगा, पेल्विक इंडेक्स 11 सेंटीमीटर। ये सारे सेंटीमीटर्स मैं आपको लास्ट तक याद करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज हार्मोन्स डायरेक्टली कंट्रोल्स ओवेरियन फंक्शन। इनमें से कौन से हार्मोन जो है जो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं ओवरीज के फंक्शन को। ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, सी एस्ट्रोजन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर है आपके पास डी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच और एलएच जो है वो रेगुलेट करता है ओवेरियन फंक्शन को, क्योंकि इसने फॉलिकल की डेवलपमेंट करवानी है और ओव्यूलेशन करवानी है। यहाँ पिक्चर में देखें कि एफएसएच ने किस तरीके से फॉलिकल को स्टिमुलेट किया। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप ये देखें, आपके फॉलिकल को डेवलप करवा रहा है। उसके बाद एलएच क्या करवा रहा है, आपके यहाँ से एग को रिलीज़ करवा रहा है ओवरी से। जो एग जब रिलीज़ होता है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन में भी हेल्प किया है और साथ में फॉलिकल्स को स्टिमुलेट भी किया एफएसएच ने। ये याद रखना आपके, ये दोनों ही आपके ओवरीज पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज। जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है पेल्विक आउटलेट का वो कितना है। ए 13.5 सेंटीमीटर, बी 13 सेंटीमीटर, सी 12.5 सेंटीमीटर या डी 12 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है आपके पास बी 13 सेंटीमीटर। द इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट इज अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर, इंपॉर्टेंट फॉर फीटल पैसेज। इंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। पिक्चर से देखेंगे, इंटीरियर मतलब आगे वाला, यानी ये जो आपको लाइन इस तरह से दिख रही है ये क्या है, ये इंटीरियर पोस्टीरियर आपकी डायमीटर है पेल्विक आउटलेट की। पेल्विक आउटलेट और इनलेट दोनों मैंने आपको बोन्स के ऊपर भी क्लास में दिखाए थे। और ये कितना है, ये वाला चार्ट अगर याद कर सकते हैं तो कर लें, अच्छी बात है। आउटलेट 13 है सेंटीमीटर, इनलेट इंटीरियर पोस्टीरियर यानी इनसाइड से देखेंगे तो आपका कितना है 11 है। और अगर हम बात करेंगे ट्रांसवर्स की, यानी ये वाला जो ट्रांसवर्स आपको दिख रहा है ये कितना है, पेल्विक आउटलेट का 11 है और पेल्विक इनलेट का 13 है। ओब्लीक थोड़ा सा इस तरीके से है, लेकिन ये दो रेंजेस आप याद कर लें, ओब्लीक अभी रहने दें क्योंकि दोनों में सेम है 12 और 12। Question number 18. The disparity in relation between the fetal head and maternal pelvis is termed as। जो आपका डिफरेंस आता है फीटल हेड का और मैटरनल पेल्विस का वो क्या कहलाता है। ए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, बी काइफोटिक पेल्विस, सी स्कोलियोटिक पेल्विस, डी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। क्वेश्चन आप समझेंगे कि फीटल हेड यानी ये पेल्विस था। अब फीटल हेड का अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए कि ये पेल्विस में पूरा नहीं है, क्योंकि यहीं से तो पेल्विस से नीचे जाना है, तो ये क्या कहलाएगा। इसे हम कहते हैं डी सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सीपीडी अकर्स व्हेन द फीटल हेड इज टू लार्ज फॉर मैटरनल पेल्विस। मैटरनल पेल्विस छोटा पड़ जाए, फीटल हेड ज़्यादा हो जाए, इससे वजाइनल डिलीवरी मुश्किल हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड तो पूरा आ रहा है, यहाँ पे आपका पूरा, लेकिन अगर ये हेड ये छोटा, नीचे से पेल्विस छोटा हो या हेड एक्सीड बड़ा कर जाए तब भी क्या होगा, डिस्प्रपोर्शन आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपको देखने को मिल सकता है, वजाइनल डिलीवरी में मुश्किल देखने को मिल सकती है। सीपीडी एक प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन भी है, जहाँ पे क्या है मिसमैच होता है मदर पेल्विस का और हेड ऑफ द बेबी का। सारे सिम्टम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चीफ फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। मेन फंक्शन क्या है प्रोजेस्ट्रॉन का। ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, बी स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल्स फॉर ओव्यूलेशन टू अकर, बी तो हमने पढ़ लिया कि एफएसएच करवाता है स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकल्स, सी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डी प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस टू रिसीव फर्टिलाइज्ड ओवम। करेक्ट आंसर डी है, प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस टू रिसीव फर्टिलाइज्ड ओवम। प्रोजेस्ट्रॉन होता है तो प्रेगनेंसी आपकी मेंटेन होती है, और यही प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेन कर रहा होता है यूट्रन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। तो यूट्रस क्या करता है, फर्टिलाइज्ड ओवम को मेंटेन, उसकी प्रिपरेशन करवाता है कि एग रिलीज़ हो गया। अब ये जो प्रोजेस्ट्रॉन है ये आपका रिलीज़ हो रहा होता है, इसलिए कि फर्टिलाइज्ड ओवम को ये रिसीव करे यूट्रस, और साथ में उसकी लाइनिंग को मेंटेन करता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो आपकी अचीव हो सके। आपको दिख रहा होगा।
मेंटेन थिकनेस ऑफ, ये भी सारे फंक्शन है, लेकिन मेन फंक्शन याद रखना है कि ये क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने में, एग रिलीज़ हुआ है उसको, उसकी इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो सके, उसको पूरे प्रोसीजर को हेल्प आउट करने में ये हेल्प करता है। बाकी ये भी इसके फंक्शंस हैं कि ये लैक्टेशन नहीं होने देता जब तक बर्थ ना हो जाए, यानी प्रेगनेंसी के दौरान लैक्टेशन को रोके रखता है, जो मिल्क इजेक्शन है उसको रोके रखता है, और साथ में स्ट्रेंथन करता है मसल्स इन प्रिपरेशन फॉर लेबर, ताकि लेबर के उस टाइम पे जो लेबर होनी है उसमें जो मसल्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सके, और प्रिवेंट करता है अदर एग्स फ्रॉम मेच्योरिंग, के बाकी एग ना हो, एक टाइम पे एक ही एग आपका मेच्योर हो। क्वेश्चन नंबर 20, नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट हु इज़ टू हैव एन ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट शुड इंक्लूड। एक आप ये जो आपका टेस्ट है, ऑप्शन देख लिया होगा, नहीं देखा तो अच्छा है, ये OCT टेस्ट कहलाता है। ये टेस्ट है बाकायदा, ये आपने नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट, अब जिसने OCT टेस्ट में जाना है, नर्सिंग केयर क्या साथ इंक्लूड करेगी, जिसका OCT टेस्ट होने लगा है, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ए हैविंग द क्लाइंट एम्प्टी द ब्लैडर, कि वो अपना ब्लैडर एम्प्टी करके यानी यूरिन पास आउट करके आए। बी प्लेसिंग द क्लाइंट एज इन अ सुपाइन पोजीशन, के पेशेंट सीधा लेट जाए। सी कीपिंग द क्लाइंट ऑन नथिंग बाय माउथ, के मुंह में कुछ नहीं होना चाहिए। डी प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर इंजर्शन ऑफ इंटरनल मोनीटर्स, कि उसे प्रिपेयर किया जाए कि वो इंजर्ट किए जाएंगे उसके मतलब वजाइना के थ्रू कुछ इंटरनल मोनीटर्स जो होंगे, कुछ मशीन्स जो होंगी, कुछ वायर्स होंगी, इंजर्ट किए जाए। तो इसमें से क्या चीज़ है जो वो करेगा, आपकी नर्सिंग केयर में इंक्लूड होगी। करेक्ट आंसर है आपका डी, प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर इंजर्शन ऑफ इंटरनल मोनीटर्स, के इंटरनल मोनीटर्स आने होते हैं उसके लिए प्रिपेयर किया जाए। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट असेस फीटल वेल बीइंग रिक्वायरिंग इंटरनल मोनीटर्स फॉर एक्यूरेट कॉन्ट्रैक्शन असेसमेंट। ये तो आपके ऑक्सीटोसिन के सारे काम लिखे हुए हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या क्या करवाता है। ये OCT टेस्ट है, इंटरनल मोनीटर्स यहाँ पे आए जाते हैं, किस लिए आए जाते हैं आपने याद रखना है। ट्रैक किया जाए बेबीज़ हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शंस। द क्लाइंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू NPO, यानी कुछ खाना पीना उसने नहीं है। लाइंग सुपाइन अवॉइड, यानी कि सीधा भी नहीं लिटाना हमने। और एम्प्टिंग द ब्लैडर इज़ नॉट नेसेसरी, यानी ब्लैडर एम्प्टी ना भी हो तो भी चलेगा। ये आप देख सकते हैं मशीन्स लगनी है इस तरीके से, इसलिए इंजर्शंस होनी है, इसके लिए प्रिपेयर करवाना है। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ द पेल्विस है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है पेल्विस का। ए सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, बी सैक्रोइलियक लिगामेंट, सी सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, या डी प्यूबोफेमरल लिगामेंट। करेक्ट आंसर है आपके पास सैक्रोइलियक लिगामेंट। सैक्रोइलियक लिगामेंट स्टेबलाइजेज द पेल्विस एंड सैक्रोइलियक जॉइंट बेरिंग द सिग्निफिकेंट लोड, सबसे ज़्यादा लोड यही उठाता है आपका लिगामेंट, और स्टेबलाइज करता है पेल्विस को और सैक्रोइलियक जॉइंट को। ये थोड़े से आपको पेल्विस के सारे ही लिगामेंट्स दिख रहे हैं अगर आप देखना चाहें, लेकिन जो मैं मार्क करना चाहूँगी यहाँ पे आपका सैक्रोइलियक लिगामेंट ये रहा। ये इंटीरियर है, 3 होते हैं, इंटरोशस भी होता है और पोस्टीरियर भी होता है। ये आगे वाला इंटीरियर वाला आपको ये दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस स्पर्मेटोगोनियम टू डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्म इज, कितने टाइम में स्पर्मेटोगोनियम डेवलप होता है मैच्योर स्पर्म में। ए 45 डेज, बी 53 डेज, सी 61 डेज, डी 75 डेज। करेक्ट आंसर है आपके पास सी 61 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 61 डेज इंक्लूडिंग माइटोसिस, मियोसिस, मैच्योरेशन फेज। पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसका। और अगर एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि अगर आपसे एक एक लफ्ज़ जैसे 45 लिखा हुआ है, 53, अगर ये पूरी एक फिगर आएगी तो आपने 61 डेज़ करना है, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर 61 to 75 रेंज भी आती है। अगर रेंज आएगी तो आप रेंज देख सकते हैं, ये वाली होगी, लेकिन अगर सिर्फ इस तरह से मखसूस डेट्स होंगी तो 61 डेज़ के ऊपर आप मार्क करेंगे, वही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, द ग्लैंड विच ओपन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द यूरेथ्रल ऑरिफिस इज कॉल्ड, वो ग्लैंड जो दोनों साइड पे खुलता है यूरेथ्रल ऑरिफिस की, वो क्या कहलाता है। ए बार्दोलिन ग्लैंड, बी स्कीन्स ग्लैंड, सी वेस्टिबुलर ग्लैंड, डी मॉन्स प्यूबिस। करेक्ट आंसर है आपके पास बी स्केन्स ग्लैंड। स्केन्स ग्लैंड ऑल्सो नोन एज पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड आर लोकेटेड नियर द यूरिथ्रल ओपनिंग एंड सीक्रेट म्यूकस। ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो आपको इसमें जूम करती हूँ, आप जूम में देख सकेंगे इसको, एक सेकेंड,
ये देखेंगे, ये तो 2 डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल यूरेथ्रल आपको मीएटस के बिल्कुल नीचे 2 आपको डॉट्स दिख रही हैं, ये दोनों क्या है, स्केन ग्लैंड है। 2 जो आपको इस तरह से दिख रही हैं, ये क्या है, ये आपका स्केन ग्लैंड है, इसके दोनों साइड पे पाया जाता है, ये बात आपने याद रखना। और क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। ये यहाँ पे 2 डॉट की तरह है, वो क्या है, वो आपके 2 यानी कि पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साइड पे हैं, इसे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं और म्यूकस सिक्रीट करते हैं ये। Question number 24. The rudimentary organ of female genitalia that is corresponding to the male penis is called. इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो कि rudimentary है फीमेल में, लेकिन उसे किस तरह से मेल पीनिस की तरह कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं? A. mons veneris, B. fourchette, C. fossa navicularis, D. clitoris. Correct answer है D. Clitoris. Clitoris is embryological analogous to male penis and contains erectile tissue. लेकिन ये rudimentary है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, मतलब ये एज सच कोई काम नहीं कर रहा। ये आपको क्लाइटोरस यहाँ पे दिख रहा है, क्लाइटोरस हुड, ये क्लाइटोरल हुड है, ये क्लाइटोरस ये ऊपर वाला पोर्शन है। और लेकिन ये किससे आप कॉरस्पॉन्ड करते हैं? मेल पीनिस से करते हैं। एज सच ये rudimentary भी है, एज सच इसका कोई ख़ास काम नहीं है। Question number 25. The engaging diameter in occipito-posterior position is. जो engaging diameter होता है occipito-posterior position में, वो क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? A. occipitofrontal, B. suboccipitofrontal, C. suboccipitobregmatic, D. occipitobregmatic. करेक्ट आंसर है आपके पास ए. ऑक्सीपिटोफ्रंटल. इन द ऑक्सीपिटोपोस्टीरियर पोजीशन द फीटल हेड एंटर्स द पेल्विस इन द ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर. जो आपकी पोजीशन है ओपी पोजीशन, उसके अंदर फीटल हेड कहाँ पे होता है? ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर के साथ होता है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर भी डायमीटर आपको दिख रहा है कि चेहरा जहाँ पे पीछे बैक की तरफ है वो इंटीरियर है, और जब आपका, मैं पिक्चर आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ पे जो फेस है पीछे आपके स्पाइन की तरफ है, यहाँ पे इसे इंटीरियर कहा हुआ है, और अगर आपका ये बैक जो है उसका सर जो है वो साथ लगा हुआ है तो इसे पोस्टीरियर कहा है। तो ऑक्सीपिटल जो आपकी पोस्टीरियर यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फीटल हेड क्या होता है? ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर के साथ आता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये याद करेंगे तो आपको याद होगा। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन ये वाली पोजीशन है, ये बात आप याद रख लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे भी लिखा है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कौन सी है, ये भी याद रखिए। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर क्या है? सर जो है वो पीछे की तरफ है, और आगे क्या है, ये जो मुंह है चेहरा ये आगे की तरफ है, ये आपने याद रखना है। अब ये तीनों पोजीशंस हैं आपकी यहाँ पे। सबसे पहले ऑक्सीपिटो इंटीरियर की देखेंगे। बेबी का हेड इसके अंदर फ्लेक्स अच्छे तरीके से होता है, स्मॉलेस्ट इंगेजिंग डायमीटर होता है, कितना होता है, और इसके अंदर अगर लिखा हुआ आ जाता है ना कि स्मॉलेस्ट आपका ये ऑक्सीपिटो इंटीरियर पोजीशन है, फिर आंसर आपका सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक बनता है 9.5 सेंटीमीटर का। और अगर लिखा हुआ आ जाए ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, तो बेबीज़ हेड यहाँ पे फेस करता है मदर्स बेली को। हेड कहाँ पे है? मदर बेली की तरफ है, फ्लेक्शन कम होती है, और यहाँ पे जो डायमीटर जो इंगेज करता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल होता है 11.5। ये आपने याद रखना। ओए के अंदर ऑक्सीपिटो इंटीरियर के अंदर सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक 9.5 था इंगेजिंग डायमीटर। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर के अंदर ऑक्सीपिटो फ्रंटल इंगेजिंग डायमीटर था 11.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक है ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो हम पोजीशन पढ़ रहे हैं, ये असल में है क्या? इसके अंदर बेबी का ना सर फ्लेक्स होगा ना एक्सटेंड होगा, और इंगेजिंग डायमीटर यही वाला लिखा हुआ है 11.5 सेंटीमीटर होता है। ये आपने याद रखना है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर कंडीशन को भी और साथ में ऑक्सीपिट इंटीरियर पोजीशन को भी। ये आगे आपका लेने के लिए बहुत ज़्यादा काम की आने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26. विच ऑफ द फॉलोइंग सुचर्स अरेस्ट द पेल्विस इन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट. इनमें से कौन सा सुचर अरेस्ट होता है, पेल्विस अरेस्ट करता है पेल्विस को इन डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट? ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अभी आपने आंसर गेस करना है। ए फ्रंटल सुचर, बी लेमडॉइडल सुचर, सी सेजिटल सुचर, या डी कोरोनल सुचर? आइंदा के बाद अब ना भूले कि सी है सेजिटल सुचर। डीप ट्रांसफ़र अरेस्ट जो हुई है वो कब हुई है, ये भी आप याद रखेंगे।
जब फीटल हेड रिमेन होता है ट्रांसवर्स पोजीशन में, ये बात याद रखनी है। इसमें क्या है, वो द सजिटल सुचर मिसअलाइन होगा, ये बात आप याद रखेंगे कि ट्रांसवर्स अरेस्ट किसे कहा है, जब फीटल हेड जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में। ये मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ अभी। In deep transverse arrest, the baby's head gets stuck sideways in pelvis. In sagittal suture, middle line of skull stays sideways, blocking further movement. अब सेजिटल सुचर कहते किसे हैं, स्कल की, ये स्कल है आपकी, यानी ये जो आपकी खोपड़ी जिसे कहते हैं उसकी जो ये वाली लाइन इस तरह से आती है, इसे सेजिटल सुचर कहते हैं। जब ट्रांसवर्स यानी कि बेबी जब फंसता है तो ये सुचर की वजह से क्या होता है, बेबी ना इस तरफ जा सकता है ना इस तरफ जा सकता है। तो इसे कहते हैं कि आपका कौन से जो किस प्लेन में वो हुआ है, जो आपका अरेस्ट हुआ है वो कौन सा होता है, सेजिटल सुचर की वजह से आता है। ये बात याद रखनी है। ये देखिए अब यहाँ पे अब क्या हुआ है, मैं यहाँ पिक्चर में आपको बताऊँ कि ये हेड पे यहाँ पे सुचर है इसकी, और ये ट्रांसवर्स है पेल्विस में। ट्रांसवर्स होने की वजह से, ये सुचर की वजह से ना मूवमेंट ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। इसे क्या कहते हैं, इसे डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट कहते हैं। और कौन कल्प्रेट है इसके अंदर, सेजिटल सुचर भी रोल प्ले करता है, ये बात आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 27, इन डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ विच क्रोमोसोम अकर्स। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी किस क्रोमोसोम की होती है, ए 21वें पेयर की, बी 18th पेयर की, सी 13th पेयर की, डी 19th पेयर की। करेक्ट आंसर है आपके पास ए 21st पेयर की। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21वें पेयर की, जहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। ट्राई का मतलब ही ये, अच्छा ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि क्लास में किसी ने पूछा भी था कि मतलब कि ये जितने क्रोमोसोम्स हैं इसका क्या काम है। एक चीज़ आपने जो यहाँ याद रखनी है, जो मैं बताऊँगी, 1 से लेकर 22 जो आपका पेयर है ये ऑटोसोमल है, लिखा हुआ है, कोई हाइट के लिए, कोई कलर के लिए, कोई फंक्शन के लिए, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, मैंने सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये यहाँ पे अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी लेंथी। अभी इतना याद रखना है 1 से 22 कितने हैं आपके ऑटोसोमल, और जो आपका होता है ये वाला क्या कहते हैं 23rd, ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि इससे जेंडर पता लगता है। ये बात याद रखनी है। और ये अब 21st ट्राइसोमी क्या, ये मैं आपको बता दूं। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले सिम्टम्स आए, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी ट्राइसोमी क्या होती है। ट्राइसोमी के अंदर देखिए आपका पेयर 1 और 2 था, जब इसकी मियोसिस होती है एक एक अलहदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई मसला हो, मियोसिस ठीक से नहीं हो और ये आगे कहीं बाइंड हो जाए, तो ये 3 अगर पेयर बन जाएगा, इसे ट्राइसोमी कहते हैं। यानी आपका 1 2 3 जब आता है इसे ट्राइसोमी कहते हैं। और किसमें 21वीं जगह पे 21वीं जगह हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। कुछ सिम्टम्स लिखे हुए हैं जिसके अंदर आपके जो थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए, पिक्चर भी शो हो रही है कि मसल टोन डिक्रीज हो जाती है। एक नेप कहते हैं जो खुत्ती वाला एरिया होता है, वहाँ पे एक्सेस स्किन आ जाती है। नोज फ्लैटेंड होता है। आइज़ देखें स्लैंटिंग है, बाहर की तरफ तिरछी सी हैं, अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ हैं। कान छोटे हैं, स्मॉल माउथ है। हाथ जो है उसके अंदर वाइड शॉर्ट हैंड विद शॉर्ट फिंगर्स हैं, छोटे छोटे फिंगर्स हैं। सेपरेटेड जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, स्कल की जो बोन्स थी वो सेपरेटेड हैं। सिंगल क्रीज इन द पाम, यानी हाथ की जो लकीरें हैं वो सिर्फ एक क्रीज मिलती है। और साथ में वाइट स्पॉट्स ऑन कलर्ड पार्ट ऑफ आई, जो आई का कलर्ड पार्ट है उसके ऊपर एक वाइट स्पॉट मिलता है। ये क्वेश्चन भी अभी आगे आ जाएगा, तो ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, अ पर्सनस आउटवर्ड अपीयरेंस और द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज रेफर्ड टू एज। ये डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है कि आउटवर्ड जो अपीयरेंस आती है, ये एक्सप्रेशन ऑफ जीन को क्या कहते हैं, ए फिनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी जीनोम या डी जेनेटिक्स। करेक्ट आंसर फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब क्या है, रेफर्स टू इंडिविजुअल ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक रिजल्टिंग फ्रॉम जीन एक्सप्रेशन, जो आप देख सकते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं करेक्टरिस्ट, उसे जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। फिनोटाइप क्या है, आपके फिजिकल ट्रेट्स हैं, जैसे ब्राउन आइज, कर्ली हेयर, टॉल हाइट, ये फिनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है, आपके जीन कॉम्बिनेशन, जैसे ब्राउन आइज, ब्लू आइज, ये जीन कॉम्बिनेशन जो आते हैं वो जीनोटाइप आते हैं। जीनोम क्या होता है, सारे डीएनए जो आपकी बॉडी में उसे जीनोम कहते हैं। एंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक यू यू, यानी जिससे आप बनते हैं वो सारा जीनोम की वजह से बनते हैं। और जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस, जब हम जीन और इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स कहलाती है। फिनोटाइप में फिजिकल ट्रेट्स थी, जीनोटाइप में जीन कॉम्बिनेशन थी जो आपके ट्रेट्स को डिसाइड करते हैं कि ब्राउन आइज होंगी, ब्लू आइज होंगी। तो जीन कॉम्बिनेशन जो आपके आए थे, जो डिसाइड हो रहे थे, वो जीनोटाइप है। जीनोम क्या है, सारा डीएनए जो आपकी बॉडी में है वो क्या है, वो आपका जीनोम है। और जेनेटिक्स में आप स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ट्राइसोमी 21 इज नोन एज, अभी हमने पढ़ा, ए पेटाउस सिंड्रोम, बी डाउन सिंड्रोम, सी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या फिर डी एडवर्ड सिंड्रोम।
करेक्ट आंसर है आपके पास बी, डाउन सिंड्रोम। अभी ट्राइसोमी बताई है जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। रिजल्ट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 लीडिंग टू डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। अच्छा, ये भी यहाँ पे अभी याद कर लें आप। जो पेटाउ सिंड्रोम है उसके अंदर ट्राइसोमी है लेकिन 13वें पे है। यहाँ पे भी बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं और इनकी भी शॉर्ट लाइफ होती है। डाउन सिंड्रोम 21वीं पे है। क्लाइनफेल्टर के अंदर यानी कि जो आपका 23rd आपका था सेक्स क्रोमोसोम, उसके अंदर XXY आएगा, इसीलिए मेल विद एक्स्ट्रा एक्स आता है। टॉल और इनफर्टिलिटी इनके अंदर आती है। एडवर्ड के अंदर ट्राइसोमी 18 में है। पेटाउस में 13 में है। एडवर्ड में 18 है। डाउन सिंड्रोम में 21 है। और क्लाइनफेल्टर के अंदर सेक्स क्रोमोसोम के अंदर XXY आएगा। ये बात आप यहीं याद कर लें तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 30, पेटाउ सिंड्रोम इज अदरवाइज कॉल्ड। अभी मैं इसीलिए याद करवाती क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी आएंगे। ए ट्राइसोमी 18, बी ट्राइसोमी 13, सी टर्नर सिंड्रोम या डी क्राइडू चार्ट सिंड्रोम। ये मुझे सबके आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में चाहिए और ईमानदारी से आपने आंसर्स लगाने हैं। करेक्ट आंसर है बी, ट्राइसोमी 13। पेटाउ सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कॉपी आई है लेकिन 13th जो आपका ऑटोसोमल जीन था उसके ऊपर आई है, लीडिंग टू स्वेयर एबनॉर्मेलिटीज़। यहाँ पे डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ आएगी। यहाँ पे आप बच्चा देख सकते हैं, स्मॉल हेड है, जो आपके ईयर्स हैं छोटे छोटे से, और क्लेफ्ट पैलेट है यानी जिसके अंदर आपके लिप्स जो हैं वो सही से पूरे फ्यूज़ नहीं किए हुए हैं, वो क्लेफ्ट पैलेट है। ऊपर से जो तालू है वो भी क्या क्लेफ्ट लिप के अंदर, ये यहाँ पे क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट आपका पैलेट भी है। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो ऊपर वाला फ्लोर है, अपर माउथ है, वो सही से फ्यूज़ नहीं करता। क्लेफ्ट लिप के अंदर ये जो आपके लिप्स दिख रहे हैं ये भी फ्यूज़ नहीं किए हुए, तो ये ट्राइसोमी 13 है, पेटाउ सिंड्रोम है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रश फील्ड स्पॉट साइन इज प्रेजेंट इन ए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बी टर्नर सिंड्रोम, सी डाउन सिंड्रोम, डी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। अगर मैं एक आपको गेस दे देती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक वाइट स्पॉट आता है आई के अंदर, जो कलर्ड आई होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस किया, अगर याद आता तो ये वही वाला स्पॉट है। करेक्ट आंसर है सी, डाउन सिंड्रोम। ब्रश फील्ड स्पॉट्स क्या होते हैं? स्मॉल वाइट और ग्रे स्पॉट होते हैं जो कि आइरिस के अंदर दिखते हैं, या जो कलर्ड पार्ट है उसके अंदर दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक वाइट स्पॉट आपको दिख रहा है, ये किसका है? इस स्पॉट को क्या कहते हैं? ये डाउन सिंड्रोम में देखा जाता है और ये स्पॉट क्या कहलाता है? ब्रश फील्ड स्पॉट। ये भी मैंने आपको डाउन सिंड्रोम में बताया है। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रू कॉन्जुगेट मैयर्स फॉर्म। ट्रू कॉन्जुगेट क्या होता है? अभी डायगनल पढ़ा था, वो मैं वेट ही कर रही थी कि मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूं। ट्रू कॉन्जुगेट मैयर नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहाँ से मैयर किया जाता है? अगर हम ट्रू की बात करते भी हैं, ए सिम्फिसिस प्यूबिस टू सैक्रोइलियक जॉइंट, बी सैक्रम टू एपेक्स ऑफ प्यूबिक आर्च, सी सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू सिम्फिसिस प्यूबिस, या डी बिटवीन द ईस्कियल स्पाइन्स। करेक्ट आंसर है आपके पास सी, सैक्रल प्रोमोन्ट्री से प्यूबिक सिम्फिसिस तक, सिम्फिसिस प्यूबिस तक ये मैयर किया जाता है। ट्रू कॉन्जुगेट इज शॉर्टेस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट, इंपॉर्टेंट इन असेसिंग पेल्विक एडिक्वेसी फॉर चाइल्ड बर्थ। जो आपकी मतलब कि एडिक्वेसी होती है चाइल्ड बर्थ की, यानी विजाइनल डिलीवरी हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, उसको असेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, एक ट्रू होता है, फॉल्स नहीं होता, क्योंकि अगर ट्रू है तो फॉल्स भी होना चाहिए। फॉल्स नहीं होता, फॉल्स को अक्सर ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट कहती हैं, लेकिन फॉल्स असल में कुछ भी नहीं होता। ट्रू मैयर नहीं किया जा सकता, ये मैयर नहीं किया जा सकता, एनाटॉमिकल है। कहाँ से? सैक्रल प्रोमोन्ट्री से सिम्फिसिस प्यूबिस तक। जो ऑब्स्टेट्रिक आपकी कॉन्जुगेट है, ये क्या करती है? ये बेबी पैसेज को असल में ये मैयर करती है, ये मैयर ही नहीं किया जाता। और ये क्या मैयर करती है? ये एडिक्वेसी देखती है कि विजाइनल डिलीवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ट्रू कॉन्जुगेट, और ये अभी याद करेंगे, यहीं पे याद करेंगे। ट्रू कॉन्जुगेट क्या है? फ्रॉम सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू टॉप ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। और जो आपका ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट है वो क्या है? सैक्रल प्रोमोन्ट्री टू बैक ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। दोनों सैक्रल प्रोमोन्ट्री से हैं, ये टॉप जाता है जो प्यूबिक सिम्फिसिस है, और ये कहाँ जाता है? बैक ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। बस इतना सा फ़र्क है, लेकिन जो आप मैयर कर सकते हैं वो ऑब्स्टेट्रिक है, ट्रू वाला मैयर नहीं हो पाता। ये यहाँ पे आपको दिख रही हैं सारे पार्ट, सैक्रल प्रोमोन्ट्री दिख रही है, प्यूबिक सिम्फिसिस दिख रही है। ये रही आपकी सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ये रही प्यूबिक सिम्फिसिस। टॉप तक आएगा तो कौन सा है? आपका ट्रू वाला। अगर इसके बैक पे जाएगा तो कौन से वाला है? आपका हो जाएगा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ये आपने याद रखना है, इससे यही चेक किया जाता है। ये मैंने आपको पीछे भी पिक्चर दिखाई थी, इससे एक अभी डायगनल रहता है वो भी बताती हूँ। ये देखिए ऑब्स्टेट्रिक और आपका एक डायगनल भी अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ये आपने ट्रू और अभी ऑब्स्टेट्रिक याद रखना है, डायगनल भी अभी आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33, द मेम्ब्रेन दैट कवर द ओवरी इज, जो आपके ओवरी के अराउंड एक मेम्ब्रेन होता है उसे क्या कहते हैं? ए डोमिनल एपिथेलियम, बी कॉर्टेक्स, सी मेड्यूला, या डी ट्यूनिका अल्बुजिनिया। करेक्ट आंसर ए है, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इज अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स कवरिंग द ओवरी। सेल्स की भी कौन सी टाइप है? क्यूबॉइडल, क्योंकि शेप उनकी क्यूब्स की तरह, इसलिए क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं। और सिंगल लेयर होती है आपके अराउंड द ओवरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, मैं मार्क कर दूँ, ये जो सरफेस जो आपकी जर्मिनल एपिथेलियम में एक लेयर आ रही है जो इसके अराउंड है, इसे क्या कहते हैं? ये आउटर कवरिंग है ओवरी के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेट्रिकली। इनमें से कौन सी मेजरमेंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप ऑब्स्टेट्रिकली चेक करते हैं? ए इंटरट्यूबरस, बी एक्सटर्नल कॉन्जुगेट, सी डायगोनल कॉन्जुगेट, या डी इंटरक्रिस्टल। करेक्ट आंसर है आपके पास सी, डायगोनल कॉन्जुगेट। डायगोनल कॉन्जुगेट हेल्प्स एस्टिमेट द ट्रू कॉन्जुगेट एंड डिटरमिन्स इफ द पेल्विस इज सूटेबल फॉर वेजाइनल डिलीवरी। कि आपका असल में डायगोनल जो होता है वही हेल्प आउट करता है। अच्छा, सब में डिफरेंस देखेंगे अभी हम ना। अगर बात करेंगे एक्सटर्नल का, एक्सटर्नल कॉन्जुगेट क्या है कि ये आप मतलब कि इसके अंदर आप बाहर से स्किन के ऊपर से देखते हैं, मतलब कि आप जो है अंदर पेनिट्रेट नहीं करते फिंगर्स को। डिस्टेंस फ्रॉम सैक्रल प्रोमोनटरी टू स्किन, यानी ऊपर से देखा है आपने, यूज फॉर पेल्विक असेसमेंट, लेकिन ये डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं होता। डायगोनल क्या है? सैक्रल प्रोमोनटरी से लोअर प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाएगा। ये सेम वही मेजरमेंट है जो हम लोगों ने उसमें पढ़ी थी, क्या कहते हैं आपका ट्रू के अंदर। ट्रू में टॉप पे था आपका जो वो था, क्या कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक, उसके अंदर बैक पे था। और जो आपका है सॉरी डायगोनल, डायगोनल के अंदर लोअर प्यूबिक सिम्फिसिस तक है। इसकी हम पिक्चर में भी अभी आपने देखा है। एक्सटर्नल याद रखना है, इन दोनों के अंदर फिंगर्स अंदर गई हुई थी, पेनिट्रेट की हुई थी इन तीनों के अंदर। सॉरी, ट्रू वाला मेजर नहीं होता। कॉन्जुगेट और डायगोनल के अंदर अभी आपने पिक्चर देखी है, फिंगर्स अंदर गई हुई थी। एक्सटर्नल के अंदर फिंगर्स नहीं जाती, ये बाहर स्किन से ही आप मेजर करते हैं। ये बात आपने इनके बारे में याद रखनी है। इंटरक्रिस्टल क्या है? दो इलियक क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से आएगा, उसे आप इंटरक्रिस्टल कहते हैं। इंटरट्यूबरस क्या है? दो आपका डिस्टेंस बिटवीन इसके ट्यूबरोसिटी जो होता है वो आपका इंटरट्यूबरस है। ये आप सबसे पहले ये देखेंगे, ये वाला जो आ रहा है आपको इलियक क्रस्ट का दिखा रहा है, इसे इंटरक्रिस्टल कहते हैं। ये याद रखना है कि ये आपने जो इलियक क्रस्ट थी, ये ऊपर वाली जो ये वाली और आपकी ये वाली दोनों हिप बोन से मेजर की, इसे क्या कहा आपने? इंटरक्रिस्टल कहा। ये देखें, आपको ईस्कियल ट्यूबरोसिटी दिखाई हुई है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। और इस तरीके से जो मेजर किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? ये वाला, ये आपने याद रखना, इंटरट्यूबरस कहलाएगा। अब ट्रू कॉन्जुगेट, एक्सटर्नल, ये फिर से दोबारा आ गया, ये याद रखना है। ट्रू कॉन्जुगेट क्या था? आपने सैक्रल प्रोमोनटरी प्यूबिक सिम्फिसिस अपर या फिर टॉप जो था, टॉप प्यूबिक सिम्फिसिस तक किया था। एक्चुअल है लेकिन ये मेजर नहीं किया जा सकता। डायगोनल क्या है? अभी पढ़ा है, लोअर तक है। एक्सटर्नल क्या है? स्किन के जो बाहर तक आता है वो होता है, और आप डायगोनल मेजर कर सकते हैं। और अभी हमने देखा कॉन्जुगेट जो था, ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, वो भी हमने मेजर किया था। उसके अंदर क्या था? बैक पे था। और एक्सटर्नल क्या है? ये स्किन के आप ये मेजर करेंगे आउटसाइड, अंदर नहीं मेजर करते, फिंगर्स अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगे। ये बात आपने एक्सटर्नल में भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 35, द हार्मोन रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेमोरी सेल्स इज। इसमें से कौन सा हार्मोन है जो रिलीज किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी और मेमोरी सेल्स को भी अफेक्ट करता है? वो कौन सा? ए प्रोजेस्टेरोन, बी कॉर्टिकोट्रोपिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी वासोप्रेसिन। करेक्ट आंसर है आपके पास सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन प्लेज अ रोल इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर, यानी रिप्रोडक्टिव में कब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे? जब लेबर आई। और स्टिमुलेट करता है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से मुराद आपकी ब्रेस्ट है, तो ये दोनों पे काम करता है ताकि इजेक्शन करवा सके मिल्क की भी। अच्छा, बाकी भी हार्मोन्स लिखे हुए हैं। प्रोजेस्ट्रॉन क्या था? इससे मेंटेन की थी आपकी प्रेगनेंसी, ये बात आपने याद रखनी है। इससे मेंटेन की थी प्रेगनेंसी और प्रिपेयर किया था यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, और प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शंस को, आपकी प्रीमेच्योर जो कॉन्ट्रैक्शंस है, लेबर कॉन्ट्रैक्शन से बचाता है।
कॉर्टिकोट्रोपिन जिसे ACTH भी कहते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि कॉर्टिसोल निकले। एड्रीनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर पड़ा होता है और हेल्प करता है ये स्ट्रेस और मेटाबॉलिज्म जो आपकी बॉडी में होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन वहाँ काम आता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, मिल्क इजेक्शन करवाता है, अभी पढ़ा। वेसोप्रेसिन ADH क्या है? ये भी किडनी पे काम करता है और रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को। Question number 36. True conjugate measures from A. symphysis pubis to sacroiliac joint, B. sacrum to apex of pubic arch, C. sacral promontory to inner margin of symphysis pubis, D. symphysis pubis to ischial tuberosity. करेक्ट आंसर है आपके पास सी, सैक्रल प्रमोटरी टू इनर मार्जिन ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस। याद रखना टॉप का वर्ड होता तो बहुत कमाल का आपका आंसर होता, लेकिन अगर ऐसा आंसर नहीं मिलता तो मोस्ट रेलिवेंट ये वाला आंसर ही है। अगर यहाँ पे टॉप लिखा होता, टॉप मार्जिन या टॉप ऑफ सिम्फिसिस प्यूबिस, तो बहुत एक्यूरेट होता, लेकिन अगर नहीं है तो मोस्ट सूटेबल आंसर फिर भी सी ही है आपका। क्वेश्चन नंबर 37. द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन में बी डिटर्मिन्ड बाय टेकिंग बेसल टेम्परेचर विच। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है, जो आपका बॉडी बेसल टेम्परेचर है, यानी कि जो आपको बॉडी में टेम्परेचर फील होता है आपका होता है 37 डिग्री है, लेकिन आपको टाइम ऑफ ओव्यूलेशन जो कि मैंने आपको बताया था 14 होता है, 12 से 14 लिखा जाता है। तो ये पता कैसे लगे कि आपकी ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड आ गया है और किस तरह से आप पता लगा सकते हैं बॉडी टेम्परेचर को देखते हुए? ऑप्शन है आपके पास ए कि ड्रॉप करता है टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, बी ड्रॉप करता है फिर राइज कर जाता है एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, सी ड्रॉप करता है राइज करता है और फिर ड्रॉप कर जाता है अगेन एट टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, डी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, पूरे साइकिल में कांस्टेंट रहता है। करेक्ट आंसर बी है कि ड्रॉप करता है फिर राइज करता है ओव्यूलेशन के टाइम पे। फर्स्ट 10 डेज़ में आपको मैंने बताया था जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर एस्ट्रोजन जो है वो सबसे पहले बेसल टेम्परेचर फर्स्ट ड्रॉप ड्यू टू एस्ट्रोजन की वजह से पहले कम होता है जो फर्स्ट 10 डेज़ में है, फिर उसके बाद दोबारा से राइज करता है। किस वजह से राइज करता है? प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से राइज करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये बात आपने याद रखना है, ड्रॉप करता है और फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर बल्कि इंक्रीज़ कर जाता है, तब भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओव्यूलेटरी पीरियड चल रहा है आपका। अच्छा, यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, बिफोर ओव्यूलेशन बेसल टेम्परेचर जो होता है ड्रॉप करता है एस्ट्रोजन की वजह से। उसके बाद क्या ओव्यूलेशन के टाइम पे राइज करता है कितना? 0.3 से 0.6 डिग्री तक राइज करता है प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से। और आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है? रिमेन एलिवेटेड अंटिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 38. मेल टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉल्ड। मेल टाइप के पेल्विस को क्या कहते हैं? अभी पीछे भी मैंने आपको बताया, ए गायनाकॉइड, बी एंड्रॉइड, सी एंथ्रोपॉइड या डी प्लेटिपेलॉइड। करेक्ट आंसर बी है एंड्रॉइड। द एंड्रॉइड पेल्विस हैज अ हार्ट शेप इनलेट एंड नैरोअर पेल्विक कैविटी मेकिंग वेजाइनल डिलीवरी डिफिकल्ट। कुछ खवातीन में भी ये होता है लेकिन ज़्यादातर मेल में पाया जाता है, और जिन खवातीन में होता है वहाँ वेजाइनल डिलीवरी बहुत मुश्किल होती है। ये शेप्स भी अभी हमने डिस्कस की हैं। क्वेश्चन नंबर 39. द टाइप ऑफ पेल्विस मोर सूटेबल फॉर चाइल्ड बेयरिंग हैज़। जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है चाइल्ड बेयरिंग के लिए वो कौन सा टाइप का पेल्विस होता है? ए जिसकी जो बाउंड्री है ओवल हो, ब्रिम बाउंड्री होती है एन ओवल ब्रिम, बी अराउंड ब्रिम, सी हार्ट शेप ब्रिम या डी किडनी शेप्ड ब्रिम। करेक्ट आंसर है आपके पास ओवल ब्रिम। द गायनेकॉइड पेल्विस विच विद एन ओवल ब्रिम प्रोवाइड्स द मोस्ट फेवरेबल डायमेंशंस फॉर वेजाइनल डिलीवरी। सबसे ज़्यादा आपका बेहतरीन जो है वो क्या है, वो यहीं से समझेंगे। यहाँ देखेंगे ओवल शेप जो है गायनेकॉइड की, ये सबसे सूटेबल है चाइल्ड बेयरिंग के लिए। ये जो प्लेटिपेलॉइड है ये जो इस तरह से हुआ, इसका इंटीरियर पोस्टीरियर यानी आगे पीछे वाला डायमीटर कम हो गया, और ये भी क्या है डिफ़िकल्ट होती है इसमें प्रेगनेंसी। अगर यहाँ पे आप एंड्रॉइड देखें, एंड्रॉइड में भी क्या है आपके डायमीटर्स वेरी करें जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली एंथ्रोपॉइड में भी। यहाँ अगर हम डिटेल से इनकी चीज़ें देखें कि राउंड ब्रिम क्या है आपका पाया जाता है, राउंड ब्रिम एंथ्रोपॉइड में पाया जाता है, लेस आइडियल है। हार्ट शेप ब्रिम जो एंड्रॉइड में था ये क्या है, इससे भी लेबर डिफिकल्ट होगी। प्लेटिपेलॉइड में किडनी शेप ब्रिम था यानी जो बाउंड्री थी, वही बात है नैरो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, वो भी क्या करता है डिलीवरी के टाइम पे प्रॉब्लम कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। वन ऑफ द हार्मोन्स रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड विच अफेक्ट्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मेमोरी सेल इज। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और मेमोरी सेल्स को अफेक्ट करता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ए प्रोजेस्ट्रॉन, बी कॉर्टिकोट्रोपिन, सी ऑक्सीटोसिन या डी वेसोप्रेसिन।
करेक्ट आंसर आपके पास सी है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज क्रूशियल फॉर लेबर कॉन्ट्रैक्शंस एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41, द मसल विच स्ट्रेचेस फ्रॉम पेरिनियम टू ईस्कियल ट्यूबरोसिटी इज कॉल्ड। वो कौन सी मसल है जो कि स्ट्रेच करती है आपके पेरिनियम से ईस्कियल ट्यूबरोसिटी तक? ए बल्बो कैवर्नोसिस, बी ईस्कियो कैवर्नोसिस, सी ट्रांसवर्स पेरिनियल, डी ग्लूटियस मैक्सिमस। करेक्ट आंसर है आपके पास सी ट्रांसवर्स पेरिनियल। ये मसल प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू पेरिनियम एंड मेंटेन इंटेग्रिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर। ये मसल को मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये मार्कर ये देखेंगे ट्रांसवर्स पेरिनियल जो सुपरफिशियलिस यहाँ पे दिख रही है, ये वाली जो यहाँ पे ईस्कियल ट्यूबरोसिटी तक जा रही है, ये क्या है? ये आपकी स्ट्रेच कहाँ करती है? ये बात आपने याद रखनी है। पेरिनियम से ईस्कियल ट्यूबरोसिटी तक ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। और ये आपकी मेंटेन करती है इंटेग्रिटी ऑफ पेल्विक फ्लोर और अच्छी खासी आपको सपोर्ट देती है। क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट डायमीटर इज। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पेल्विक इनलेट डायमीटर है? ए डायगोनल कॉन्जुगेट, बी एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, सी ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, डी ऑब्लिक डायमीटर, ई ट्रांसवर्स डायमीटर। करेक्ट आंसर है आपके पास सी ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट इज द शॉर्टेस्ट इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट, क्रूशियल फॉर चाइल्ड बर्थ। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, द इंक्लिनेशन ऑफ पेल्विस इज। जो आपकी पेल्विस की इंक्लिनेशन है ये भी समझाती हूँ, वो कितनी है? ए 30 डिग्री, बी 55 डिग्री, सी 60 डिग्री, सी डी 70 डिग्रीज या ई 80 डिग्रीज। करेक्ट आंसर है आपके पास बी 55 डिग्री। ये आप यहाँ से देखेंगे कि ये आपकी रही स्पाइन, ये पीछे से स्पाइन आ रही है, ये आपका क्या था? ये आपकी हिप बोन थी। अब हिप बोन की आप ये देखेंगे कि जब हम इसे मैयर करते हैं यहाँ से लेके बिल्कुल स्ट्रेट में, ये कितना मतलब तिरछा है, क्या एंगल इस पर बनता है, ये कितना इंक्लिनेशन हो चाहिए? 55 डिग्री होनी चाहिए। क्योंकि ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? द नॉर्मल इंक्लिनेशन ऑफ फीमेल पेल्विस इज अप्रॉक्सीमेटली 55 डिग्री। इम्पैक्ट करता है फीटल डिसेंट ड्यूरिंग लेबर। जब आपका फीटस नीचे आता है लेबर के दौरान, उसमें ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये आपने याद रखना है कि कितना है? 55 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 44, द एवरेज एज ऑफ मिनार्क इज। ए 12 to 14 ईयर्स, बी 14 to 16 ईयर्स, सी 18 to 20 ईयर्स, डी 10 to 12 ईयर्स। मिनार्क जहाँ से आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है वो कौन सी एज है? करेक्ट आंसर है आपके पास 12 to 14 ईयर्स। द एवरेज ऑनसेट ऑफ मिनार्क अकर्स बिटवीन 12 to 14 ईयर्स, 12 and 14 ईयर्स, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। कि अब ये बिगिन होगी आपकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को करेगा, स्टार्ट करता है, यहीं से आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45, द टाइप ऑफ पेल्विस मोर सूटेबल फॉर चाइल्ड बेयरिंग हैज़। अभी पढ़ा है। ए ओवल ब्रिम, एन ओवल ब्रिम, बी राउंड ब्रिम, सी हार्ट शेप्ड ब्रिम, डी किडनी शेप्ड ब्रिम। करेक्ट आंसर है आपके पास एन ओवल ब्रिम। द गायनेकॉइड पेल्विस विद एन ओवल इनलेट इज बेस्ट सूटेड फॉर वेजाइनल डिलीवरी। क्वेश्चन नंबर 47, ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेल्विक स्ट्रक्चर सपोर्ट द वेजाइना एक्सेप्ट। ये सब आपके वेजाइना के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं सिवाय एक के। वो कौन सा है? ए पेरिनियल बॉडी, बी पेल्विक डायफ्राम, सी लेवेटर एनाई मसल, या डी इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। करेक्ट आंसर डी है, इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट। ये सपोर्ट करता है ओवरी को, ना कि आपके वेजाइना को। द अदर स्ट्रक्चर हेल्प मेंटेन वेजाइना सपोर्ट। बाकी जितने हैं आपने याद रखना है। पेरिनियल बॉडी भी सपोर्ट करता है वेजाइना को, पेल्विक डायफ्राम भी, लिवेटर एनाई मसल भी। सिर्फ इनफंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट जो है वो ओवरी को सपोर्ट करता है, ना कि वेजाइना को। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिगामेंट को, ये आपका मार्क्ड हुआ हुआ है। ये ओवरीज को सपोर्ट करता है, ना कि वेजाइना को। क्वेश्चन नंबर 48, लिम्फेटिक्स फ्रॉम क्लाइटोरस ड्रेन इनटू। जो क्लाइटोरस अभी हमने पढ़ा उसके लिम्फेटिक्स कहाँ जाते हैं? ए सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, बी डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, सी लिम्फ नोड ऑफ क्लॉकेट, या डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द अबव। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है क्लाइटोरस में, वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में भी जाती है, डीप में भी जाती है और क्लॉकेट में भी जाती है।
आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, सारे लिम्फ नोड शो किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी सपोर्ट्स ऑफ यूट्रस एक्सेप्ट, इन सब ये सारे जो हैं ये प्राइमरी सपोर्ट है, यानी मेन सपोर्ट है आपके यूट्रस के सिवाय एक के, वो कौन सा है? ए ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, बी प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, सी यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, डी ब्रॉड लिगामेंट। करेक्ट आंसर है आपके पास डी ब्रॉड लिगामेंट प्रोवाइड सेकेंडरी सपोर्ट। ये मतलब कि अहम है लेकिन सेकंड अहम है, पहले अहम ये तीन है जो आपको दिख रही हैं, ट्रांस सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल और साथ में यूट्रोसैक्रल। ये तीनों लिगामेंट अहम है, प्राइमरी है। सेकेंडरी सपोर्ट किससे मिलती है? ब्रॉड लिगामेंट से मिलती है। ब्रॉड लिगामेंट आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, ये वाला ब्रॉड लिगामेंट है, ये लिखा हुआ है ब्रॉड लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 50, द सेंसिटिविटी ऑफ यूट्राइन मस्कुलेचर इज, जो यूट्राइन की मस्कुलेचर है, जो भी हमने पढ़े थे एंडो और मायोमेट्रियम जो देख रहे थे, वो इन्हांस होती है, उसकी सेंसिटिविटी इन्हांस होगी। सेंसिटिविटी जो होती है मस्कुलेचर की इन्हांस होती है प्रोजेस्टेरोन से या एस्ट्रोजन के, दो ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे। करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी है, एस्ट्रोजन से आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, आपकी जो मस्कुलेचर है उसकी इंक्रीज़ होती है। जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो रिड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शंस को और मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। इसके अलावा भी आपके एस्ट्रोजन के फंक्शंस दिखे हुए हैं क्योंकि इमोशनल बिहेवियर में हेल्प करता है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट में, मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, फैट मेटाबॉलिज्म में, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स में, इंप्रूविंग एस्पेक्ट ऑफ स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ईमानदारी से आप पेन डाउन करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने क्वेश्चन, अपना नाम लिखेंगे, साथ में अपने मार्क्स लिखेंगे, आउट ऑफ 50 आपके कितने आए हैं। अगर आप ये करेंगे तो नेक्स्ट में आपको इस तरह की और वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी, वरना ये आपके स्टूडेंट्स के लिए आखिरी वीडियो होगी अगर आपने ये काम सही से नहीं किया तो इंशाल्लाह जो है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके आपके सारे जो क्वेश्चन 1000 MCQs हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसको पढ़ें और याद करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।